हेलो व्यूअर्स, दृष्टि आईएएस के एडिटोरियल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। इस सेक्शन में हम अलग अलग न्यूज़पेपर्स और न्यूज़ पोर्टल से आपके लिए एडिटोरियल्स चुनते हैं, जिससे आपको भारत सहित विश्व में होने वाली अनेकों घटनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी मिल सके। इस सेक्शन में सबसे पहले दिए गए एडिटोरियल को हम अपनी यूपीएससी सिलेबस से लिंक करते हैं। उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण की पॉइंट्स और अंत में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो कि यूपीएससी एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उन्हें देखते हैं। डियर व्यूअर्स, हम आशा करते हैं कि दृष्टि आईएएस की तरफ से लिए गए इस इनिशिएटिव को आप काफी पसंद करेंगे और आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। तो कृपया कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर दें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। आज का एडिटोरियल द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर से लिया गया है, जो कि 9 दिसंबर 2020 को प्रकाशित हुआ है। आज के एडिटोरियल का शीर्षक है फॉर फार्मर्स फ्यूचर, इंडियाज बिग टिकट ड्रीम्स ऑल हिंज रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट मस्ट स्टे द कोर्स। यदि आज के एडिटोरियल को हम अपने यूपीएससी सिलेबस से लिंक करें तो हम उसे जीएस पेपर 3, जिसमें सेक्शंस जैसे कि इंडियन एग्रीकल्चर और रिलेटेड इश्यूज से उसे जोड़ करके देखा जा सकता है। आज के एडिटोरियल के कुछ प्रमुख बिंदु। अधिकांश राज्यों में 8 दिसंबर का भारत बंद कोई यादगार क्षण नहीं बन सका, जो यह दर्शाता है कि नवीन कृषि सुधारों को वापस लेने के पंजाब के प्रदर्शनकारियों की मांग को उतना व्यापक समर्थन प्राप्त नहीं है जैसा राजधानी दिल्ली के घेराव के रूप में नजर आता है। देखिए, सभी पॉलिटिकल जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और साथ ही साथ जो प्रोटेस्टर्स हैं पंजाब के, जो किसान हैं, उन्होंने 8 दिसंबर को भारत बंद की घोषणा की थी। लेकिन ये भारत बंद देश के कई हिस्सों में, इनफैक्ट आप ये कह सकते हैं लगभग 95% हिस्से में ये बेकार साबित रहा। किसी ने भी इस भारत बंद का पालन नहीं किया। इस सिचुएशन को देख करके हम ये कह सकते हैं कि ये जो बंद का जो ऐलान हुआ था, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक ऐसा बंद बन करके रह गया जो केवल पंजाब और पंजाब के किसानों द्वारा बुलवाया गया था। और जिस तरीके से इस समय दिल्ली की सीमा पर घेराव करके रखा गया है और जिस तरीके से समस्याएं उत्पन्न की जा रही हैं, उसको भी देख करके ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन पूरे देश में नहीं है। ये मुद्दा एक लोकल मुद्दा बन करके रह गया, जबकि यदि इस मुद्दे को जो प्रेजेंट किया गया है वो एक ऐसे मुद्दे की तरह प्रेजेंट किया गया है जो कि पूरे देश से संबंध रखता है। वे राज्य जिन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य की दरियादिली देखी ही नहीं, या जहां फसल पैटर्न अधिक विविधीकरण और बाजार लिंकेज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, वे पंजाब की मांग की इस नाव पर सवार नहीं है। देखिए, कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने भाई एमएसपी पे पूरा जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है उसको खरीदने की सिचुएशन कभी देखी ही नहीं। या फिर अगर हम लोग बात करें ऐसी जगह जहां पर लोगों ने अपनी फसलों में डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, या फिर आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने डायरेक्टली अपनी जो फसल है उसको मार्केट के साथ लिंक कर दिया। उन सभी किसानों की अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने इस प्रोटेस्ट में किसी भी तरीके का, इस बंद में किसी भी तरीके का समर्थन नहीं प्राप्त किया, जो कि यह पूरी तरह से दर्शाता है कि ये जो प्रोटेस्ट है ये केवल और केवल एक लिमिटेड एरिया का प्रोटेस्ट बन करके रह गया है। पंजाब जो कभी उच्चतम प्रति व्यक्ति आय रखता था, गेहूं और धान की सर्वाधिक खरीद पर अत्यधिक निर्भरता के साथ धीरे धीरे गैर प्रतिस्पर्धी बन गया है, और यह बात समृद्धि की रैंकिंग में इसकी गिरावट में परिलक्षित भी होती है। देखिए, एक सिचुएशन थी पंजाब की जब पंजाब प्रति व्यक्ति आय में सबसे सर्वोच्च स्थान रखता था। आज वो स्थान गोवा, सिक्किम जैसे छोटे राज्यों ने प्राप्त कर लिया है, और इस सूची में भी पंजाब का जो रैंक है वो काफी नीचे गिर गया है। यदि अगर हम लोग रैंकिंग्स की बात करें तो पंजाब की जो इस समय जो हालत है वो गोवा, सिक्किम, दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, पुदुचेरी, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, अंडमान निकोबार, उसके बाद पंजाब, ये सिचुएशन जो है वो पंजाब की हम लोगों को देखने को मिलती है। मतलब 16वें स्थान पर है। ये हुआ क्यों? देखिए, एक समय ऐसा था कि पंजाब के किसानों का जो भी फसल होती थी, चाहे वो गेहूं की हो चाहे वो धान की हो, वो सब सरकार परचेज कर लिया करती थी। अब इस परचेज होने की वजह से उनकी जो निर्भरता थी वो केवल सरकार के ऊपर ही बन गई।
और उन्हें हमेशा पता होता था कि भाई कुछ हो ना हो हमारी फसल तो सरकार ले ही लेगी। तो इस वजह से वह गैर प्रतिस्पर्धी भी हो गए, जिसका भुगतान, जिसका खामियाजा आज हमें देखना पड़ रहा है। जब हम समृद्धि की रैंकिंग्स की बात करते हैं तो वहां पर पंजाब बहुत पीछे होता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्तमान परिदृश्य की यदि हम लोग बात करें तो आगे और अधिक गिरावट का भय रखते पंजाब के प्रदर्शनकारी किसी भी परिवर्तन को रोकना चाहते हैं। पंजाब के प्रदर्शनकारियों को अब ये लग रहा है कि अभी उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई है, यदि ये नए रिफॉर्म्स आ गए तो हो सकता है कि आगे उनकी हालत बद से बदतर हो जाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके का परिवर्तन अब ना आने पाए। वे उन कृषि कारोबारों के बारे में संदेह रखते हैं जिसकी परिकल्पना नए कृषि कानूनों में की गई है, जहां अब वे प्रत्यक्ष रूप से किसानों से संलग्न होंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा चिंता है इन प्रदर्शनकारियों की, वो ये है कि ये जो एग्री बिजनेस फर्म्स हैं, ओके, जब ये कृषि कारोबारी जब ये उतर आएंगे मार्केट में और ये किसान से डायरेक्टली अपने आप को लिंक कर सकेंगे, उस केस में सिचुएशन जो है वो पूरे तरह से इनके हाथ से निकल जाएगी। और ये यही चाहते हैं कि भाई ऐसे जो रिफॉर्म्स हैं ये बिल्कुल भी ना आने पाए। विडंबना यह है कि ये अगर उनकी मांगों को मान लिया जाता है तो ना केवल उनका भविष्य बल्कि समग्र देश का भविष्य खतरे में पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि सरकार इन बिलों को वापस बुला लेती है तो सिचुएशन ये होगी कि भाई ना सिर्फ ये पंजाब के जो किसान हैं, ना सिर्फ ये, बल्कि पूरे देश की जो समृद्धि है, पूरे देश का जो विकास है, वो प्रभावित हो सकता है इससे। यहाँ पर एक चीज हमको ये भी देखने की बात है कि भाई जो मोदी सरकार है वो भी इस चीज को कन्वे करने में पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं रही है। यदि मोदी सरकार ने इस बिल को जब पारित किया जा रहा था, यदि प्रॉपर डिस्कशन हुआ होता ऑपोजिशन की पार्टीज के साथ, सबके साथ एक अच्छा विचार विमर्श हुआ होता, तब हो सकता है कि मे बी बेहतर बिल जो है वो प्रिपेयर किया जा सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इन बिलों को पास करने में दिखाई थोड़ी सी जल्दबाजी। और उसके बाद चाहे मोदी सरकार के सभी स्पोक्स पर्सन की बात करें, सब ने सिर्फ और सिर्फ एमएसपी और एपीएमसी मंडियों को लेकर के ही बयान दिए हैं। हर कोई यही कह रहा है कि एमएसपी में कोई बदलाव नहीं आएगा, एपीएमसी मंडियां नहीं हटेंगी। ये सभी जो स्पोक्स पर्सन हैं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं कि इस बिल के आने के बाद इन्हें फायदे क्या होंगे, किसानों को फायदे क्या होंगे, ये बातें ये आज तक सही तरीके से लोगों को नहीं बता पाए, जिसका एक खामियाजा हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि इतने लोग प्रोटेस्ट करने के लिए जुटे हुए हैं। जारी परिदृश्य एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति के दर्शन कराता है जो पाखंड, अस्पष्टता और दोगलेपन के बिना स्वतंत्रता, बाजारों और सुधारों को स्वीकार ही नहीं कर सकता। सभी राजनीतिक दल किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि के लिए मिलकर कार्य करने के बजाय विपक्षियों पर किसान की आजीविका को खतरे में डालने का आरोप लगाने में ही अधिक सहज हैं। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं इस देश की राजनीति के बारे में। जब राजनीति आती है ना, यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि भाजपा बहुत अच्छी पार्टी है या भाजपा बहुत खराब पार्टी, नहीं। यदि इस समय भाजपा यदि विपक्ष में होती तो हो सकता है भाजपा भी शायद यही रुख अपनाती जो बाकी का विपक्ष अपना रहा है। रादर देन इस चीज के कि लोगों तक ये बातें क्लियर की जाए कि बेनिफिट्स क्या होंगे इन फार्म बिल्स के, हो क्या रहा है, अस्पष्टता। लोगों के दिमाग में ये खतरा आप पैदा कर रहे हैं कि अरे आपकी आजीविका जाने का खतरा है, सरकार ये जो बिल लेकर के आई है आपको एपीएमसी मंडियां हटा देंगी, आपको एमएसपी नहीं मिलेगा। तो जब आदमी ये सुनता है कि उसकी आजीविका खतरे में है ना, तो वो कुछ भी करने को उतर आता है। और वही हम लोग देख रहे हैं इस समय, जो दिल्ली बॉर्डर में पंजाब में हमको देखने हुए को मिल रहा है कि लोग अपनी आजीविका बचाने के लिए सड़क पर उतर आए। लेकिन ऐसा है नहीं। आगे का रास्ता, भारत के 146.45 मिलियन किसान परिवारों में से 1.09 मिलियन लोग पंजाब में ही रहते हैं। यदि सरकार प्रदर्शनकारियों के दबाव में एमएसपी या कृषि कानूनों के मामले में झुक जाती है तो इससे यह संकेत मिलेगा कि भारत में किसी भी सुधार के प्रयास को कुछ हित समूहों के विरोध और राष्ट्रीय राजधानी की घेरेबंदी के माध्यम से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। देखिए, अब ये सिचुएशन तो नहीं करनी चाहिए सरकार को कि इन फार्म बिल्स को वापस ले ले, या एमएसपी वाला जो मसला है उसको एक एश्योरेंस दे सकती है, लेकिन इन बिल्स को वापस बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा होता है तो उससे सिर्फ और सिर्फ ये सिचुएशन मिलेगी लोगों को कि भारत में जब कभी भी आप रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो सबसे बढ़िया तरीका है कोई भी एक समूह उठ करके आएगा और वो राष्ट्रीय राजधानी की घेराबंदी कर देगा, बस।
ये सिचुएशन आई, उसके बाद आप ये समझिए कि सरकार को अब दबाव में आना ही पड़ेगा। तो सरकार को बिल्कुल बचना है इस तरीके की सिचुएशन से। सरकार को किसी के दबाव में नहीं आना है। कई देश अपने किसानों को प्रत्यक्ष सब्सिडी के माध्यम से सहायता देते हैं और भारत को भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। शिक्षा से लेकर दूरसंचार तक नई संभावनाओं के द्वार खोलने वाले निजी वाणिज्य को अब कृषि क्षेत्र में कठोरता से प्रतिबंधित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, कई सारे देश ऐसे हैं जो अपने किसानों को डायरेक्ट सब्सिडीज देते हैं। भारत को भी इस कदम में आगे आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। साथ ही साथ एक चीज और ये समझिए, आप चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो दूर संचार हो, हर क्षेत्र में जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए रास्ते खोले गए हैं और वो सभी ऑर्गेनाइजेशन उन क्षेत्रों में बहुत बेहतर बदलाव, बहुत बड़ी क्रांतियां लेकर के आए हैं। तो अब जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है वो ऐसा क्षेत्र नहीं होना चाहिए जिसको अछूता रखा जाए। समय आ गया है कि इन निजी जो कंपनियां हैं इनको भी एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में जाने का पूरा पूरा अपॉर्चुनिटी, पूरा पूरा मौका दिया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे जो देश के किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। दमनकारी निर्यात नीतियों को भी उदार बनाया जाना चाहिए, जिसकी पेशकश सरकार द्वारा किसानों को की जा सकती है। 1991 के पाठ को नहीं भुलाना चाहिए। देखिए, कई सारी हमारे यहाँ पे निर्यात नीतियां ऐसी हैं जिनमें कार्रवाई करने की जरूरत है। सरकार जो है किसानों के लिए इन नीतियों में बदलाव करके इन्हें और ज्यादा लिबरल बना सकती है। ठीक है, और यदि ये नीतियां लिबरल होती हैं तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई किसानों को इससे फायदा होगा। सरकार को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि 1991 में जब एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स आए थे तो विरोध उनका भी हुआ था, लेकिन आज देखिए उसका परिणाम हमको देखने को मिलता है। बंद प्रणाली जोखिम को कम नहीं करती, यह एक खतरनाक उपाय है। देखिए, ऐसा था कि कई सारे ऐसे इनिशिएटिव्स जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, विमुद्रीकरण, एक ऐसा कदम था जहां पर सरकार ने अपनी राजनीतिक पूंजी को बहुत बड़े हद तक बर्बाद किया। अब ये जो सिचुएशन है इन फार्म बिल्स की, इनकी अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक तरीके से सुधार परियोजनाएं हैं और इन सुधार परियोजनाओं का यदि सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है तो हम लोग देखेंगे कि भाई चाहे वो विकास, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो, चाहे वो रोजगार की बात हो, वो सब भारत प्राप्त कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, यदि इन सुधार परियोजनाओं का सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन होता है, लागू की जाती है, तो भारत अपने हर सपने को, चाहे वो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना हो या अपने किसानों की आय दुगनी करने का सपना हो, सबको प्राप्त कर सकता है। तो व्यूअर्स, ये था आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज के एडिटोरियल से संबंधित जो प्रश्न बन सकता है वह कुछ इस प्रकार है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली से जुड़ी समस्याओं और चुनौतियों का एक संक्षिप्त विश्लेषण दें। तो व्यूअर्स, आई होप आप सभी को यह एनालिसिस बहुत पसंद आया हो। धन्यवाद।